हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है उसको देखेंगे। और ये पार्ट 9 में दिया है संविधान के। और आर्टिकल्स हैं 243 से 243 ओ। ठीक है, ए बी सी डी करके है। 243 में ए, 243 बी, 243 सी, सी ऐसे करके 243 ओ तक है। ठीक है, तो हम पहली बात तो ये कि ये 1992 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ था उसका संविधान में, 73rd अमेंडमेंट। उसमें फिर ये उस अमेंडमेंट में ये पार्ट 9 डाला गया था पंचायत से संबंधित संविधान में। यही सेम आर्टिकल्स हैं 243 से 243 ओ। ये सारे आर्टिकल्स पंचायत से संबंधित हैं। ठीक है, पंचायत क्या होती है? एक सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन लोकल विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ वहाँ के लोगों के बीच में से एक गवर्नमेंट बने जो वहाँ के एरिया का कामकाज देखे, डेवलपमेंट देखे, उसके लिए सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है। इसमें देखिए विलेज लेवल तक पे भी गवर्नमेंट है, पंचायत के फॉर्म में विलेज लेवल तक की भी गवर्नमेंट है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अपनी खुद की एक्टिविटीज, अपनी खुद के लिए एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और अपनी एरिया के डेवलपमेंट और तमाम काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जो 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पावर्स जो है ना, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पंचायत को पास ऑन की गई। 73rd किस चीज की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्लान्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स बनाने की, उस एरिया के डेवलपमेंट के प्लान्स बनाने के लिए, सब सामाजिक न्याय के प्लान बनाने के लिए ये पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास ऑन किया गया नीचे के लेवल तक, एकदम नीचे के लेवल तक। अच्छा, ये जो 243 से 243 ओ है, ये केवल बेसिक लॉ देता है, बेसिक प्रोविजंस है, इसमें बहुत डिटेल्ड नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देता है केवल। और ये इसके अलावा राज्य सरकारों को पावर है कि वो डिटेल्ड लॉ बनाए, पंचायतें कैसे काम करेंगी, इलेक्शंस कैसे होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो अपना लॉ बनाए पंचायत के संबंध में। तो हर स्टेट में अलग अलग लॉ है पंचायत के संबंध में। लेकिन भारत का संविधान आर्टिकल 243 से 243 ओ तक बेसिक प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि पंचायतें किस फॉर्म में होंगी। बहुत डिटेल्ड माइन्यूट एक एक वर्किंग और एक एक फंक्शन, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। ठीक है, ये स्टेट लिस्ट है ना, लिस्ट 7th शेड्यूल में, भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 है, वो स्टेट लिस्ट है। उसमें एंट्री 5 है। ठीक है, एंट्री 5 में लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के संबंध में सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। क्योंकि स्टेट लिस्ट में है ना, तो अब स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस संबंध में लॉ नहीं बनाएगी, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होगा। ये लोकल गवर्नमेंट का जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट लेजिस्लेचर में इसके संबंध में कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ठीक है, अच्छा, पंचायतें 3 लेवल पे होती हैं। पहली विलेज लेवल पे, उसको विलेज पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे उसको ब्लॉक पंचायत कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और मीनिंग देख लें। ग्राम सभा, आर्टिकल 243 क्लॉज बी। ग्राम सभा का डेफिनेशन दिया है, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। एक विलेज लेवल पे जो पंचायत का जो एरिया है, उसमें जितने भी वोटर्स हैं 18 साल से ऊपर वाले, वो सब ऑटोमेटिक ग्राम सभा का मेंबर्स हैं। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता ग्राम सभा का। ग्राम सभा मतलब उस एरिया के, उस पंचायत के वोटर्स की सभा। ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं। कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र पार किया तो वो ऑटोमेटिक मेंबर है ग्राम सभा का, क्योंकि वो वोटर बन गया है। ग्राम सभा ही मेन फलक्रम है पंचायती राज सिस्टम का, वही सारा कंट्रोल और सुपरविजन करती है विलेज के डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ग्राम सभा में लोग जाते हैं और अपना लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट और
क्या क्या जरूरतें हैं गांव के लिए, ये सब क्या करके वहां पे डिस्कस करते हैं। और वो ऑटोमेटिक 18 साल से ऊपर वाले सब ऑटोमेटिक मेंबर्स होते हैं इसके। जो पंचायत होती है वो सारे डेवलपमेंट प्लान्स ग्राम सभा के सुपरविजन और मॉनिटरिंग में ही करती है। ग्राम सभा ही सुपरवाइज करेगी कि पंचायत सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई अगर पंचायत कोई भी काम करेगी तो वो ग्राम सभा के थ्रू ही करेगी, और कोई भी डिसीजन पंचायत का ऑफिशियल और वैलिड नहीं होगा अगर ग्राम सभा उस पर अपनी मोहर न लगाए, अपनी कंसेंट न दे दे। ठीक है, पंचायत ग्राम सभा के अंडर में ही काम करेगी और उसकी सुपरविजन में ही। ये सबसे बड़ी बॉडी है। जितने भी बॉडी हम लोग डिस्कस करेंगे, पंचायत हो गया विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें ये सबसे बड़ी पार्टी है और प्राइमरी बॉडी है, सबसे मेन बॉडी है, सबसे पहली बॉडी है और सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि जो भी 18 साल का हो गया वो सीधे मेंबर बन गया, तो इसमें हजारों मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये कोई चुनी नहीं गई है कि इसको हटा दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। जो लोग 18 साल के होते गए वो मेंबर बनते गए और इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये परमानेंट बॉडी होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये मतदाता का सभा है। ये जो मतदाता है, ग्राम सभा जो है वो मतदाता की सभा है। और जो बाकी जितनी भी और बॉडीज है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला परिषद है, ये सब में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इन लोगों 18 साल से ऊपर के वोटर्स के द्वारा चुन के जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा में कोई इलेक्टेड नहीं होता है, वो सब ऑटोमेटिक सदस्य बन जाते हैं। जो भी 18 साल का है उस गांव में वो ग्राम सभा का मेंबर है। जो भी ग्राम सभा निर्णय ले लेती है वो कोई और बॉडी उसको काट नहीं सकती, उसको कैंसिल नहीं कर सकती। अपने ग्राम सभा अपना निर्णय खुद कैंसिल कर सकती है, लेकिन ग्राम सभा का निर्णय कोई विलेज पंचायत या ब्लॉक पंचायत नहीं कैंसिल कर सकती। ये तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि 18 साल का होना चाहिए और उस इलाके का, उस गांव का वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो वो ग्राम सभा का मेंबर बन गया। ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर्स होंगी, ये सब राज्य सरकार एक कानून बना करके उस कानून के माध्यम से डिसाइड करती है। ठीक है, उसके लिए फंक्शंस वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है? इंटरमीडिएट लेवल का मतलब होता है लेवल बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक गांव है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बीच का एक लेवल हो गया इंटरमीडिएट लेवल। इसको गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं कौन कौन इंटरमीडिएट लेवल होगा और वो इसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि पंचायतें 3 लेवल पे होती हैं, विलेज लेवल पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। अच्छा, पंचायतों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इसी टेबल में दिया हुआ है। आर्टिकल 243B, इसमें ये पंचायतों का गठन कैसे होगा ये दिया हुआ है 243B में। देखिए 3 लेवल पे होती है ग्राम पंचायतें। एक तो विलेज लेवल पे उसका ग्राम पंचायत बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे उसको ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जिला परिषद कहते हैं। जिन राज्यों में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां पे ये इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक पंचायत नहीं होगा। ऑल्दो 20 लाख से कम की पॉपुलेशन वाले राज्य शायद ही कोई हो, लेकिन जहां भी है, जो भी राज्य है 20 लाख से कम की पॉपुलेशन वाले, वहां पे ये इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत नहीं होगी। तो आइए एक एक तीनों लेवल की पंचायत को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विलेज लेवल पंचायत यानी ग्राम पंचायत, ये एक लोकल बॉडी है जो गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करती है। ये सबसे बेसिक यूनिट है प्रशासन का, सबसे नीचे का स्तर है प्रशासन का। ठीक है, इसका जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उसको ग्राम पंचायत सदस्य या पंच बोलते हैं। पंच नाम से आप लोग बहुत परिचित होंगे। तो हेड को सरपंच बोलते हैं और मेंबर्स को ग्राम पंचायत सदस्य या पंच बोलते हैं। देखिए इस जो ग्राम पंचायत होती है ना, यहाँ पे सारे विलेजर को ये परमिशन होती है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए, विलेज का, गांव का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए।
और बहुत इजीली आराम से डिसीजंस हो जाते हैं, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। उस हिसाब से काम फिर होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल को देख लेते हैं। इंटरमीडिएट लेवल यानी पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल भी बोल सकते हैं। ये ये तहसील लेवल या तालुका लेवल पे होता है, ठीक है। तहसील में या तालुका में जितने भी विलेजेस उसके अंडर में आ रहे हैं, तो उसके लिए ये काम करता है। ये डेवलपमेंट उसको डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो सारे विलेजेस को मिलाकर के डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं। ये उसके लिए, उन सारे विलेजेस के लिए काम कर, सारे गांव के लिए काम करता है। और ये क्या होता है, जो पंचायत समिति यानी इंटरमीडिएट लेवल वाला है, ये ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पुल का काम करती है। ये अगर ग्राम पंचायत को कुछ डेवलपमेंट वगैरह कराना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना है, तो ये पुल का काम करेगी और ये ग्राम पंचायत की बातें को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम वगैरह को पहुंचाएगी। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत यानी जिला परिषद। ये जितने भी रूरल एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने भी रूरल एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सबकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती है। और इसका ऑफिस जो होता है ना जिला परिषद का, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, गांव में नहीं होगा। और इसके जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी पंचायत समिति है के वो हैं, पंचायत समिति मतलब इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी चेयरमैन हैं, ठीक है, वो सब जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। पंचायत समिति यानी इंटरमीडिएट लेवल पे जितने भी चेयरमैन्स हैं, जितनी भी समितियां हैं उसके चेयरमैन्स हैं, वो सब मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट और जिला परिषद के। और ये क्या करेगी, ये जो जिला परिषद है वो स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत समिति के बीच में पुल का काम करेगी, ठीक है। पंचायत समिति जो इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक लेवल पे है, उनके और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पुल का काम करेगी। पंचायत समिति से जो भी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, कैसे बनती है ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत? आर्टिकल 243C, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा को पावर है कानून बनाने के लिए, कैसे गठन होगा इनका। लेकिन इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। कानून तो वो बनाएंगे, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि एक जो पंचायत का टेरिटोरियल एरिया होगा, उसमें जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना, चाहे विलेज लेवल का हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। अगर हम विलेज लेवल का कंसीडर कर रहे हैं मान लीजिए, तो एक विलेज लेवल पे जितनी पॉपुलेशन होगी एक पंचायत में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स इन वो पंचायत में, ठीक है, ये थ्रू आउट पूरे राज्य में सेम होना चाहिए। ये रेशियो करीब करीब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक मतलब ये रेशियो बहुत ज्यादा वेरी कर जाए। टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की, उस विलेज की, उस पंचायत की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, ये जो रेशियो आएगा वो पूरे राज्य में तकरीबन सेम होना चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। एकदम एग्जैक्टली मैचिंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकेबल ये रेशियो सेम होना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स इन पंचायत, ठीक है। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी पंचायत के सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। उस एरिया के वोटर्स चुनते हैं कि कौन सदस्य बनेगा, ठीक है। अब एक पंचायत को तमाम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। एक पंचायत में एक सीट तो होगी नहीं, लेट्स से 25 सीटें हैं, तो 25 सीटों पे वो बांटा जाएगा। और हर सीट एरिया के लोग अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक है। तो फिर एक पंचायत में जो पॉपुलेशन होगी, जो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन होगी जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, वो उस पंचायत के हर एक एरिया में करीब करीब बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक पंचायत में लेट से 25 सीटें हैं, 25 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो आप ये समझिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये विलेज का भी यही लागू होगा, ये जिला पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी यही सेम फॉर्मूला चलेगा,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेम फॉर्मूला चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा विधान परिषद, वो कानून बना सकती है कुछ लोगों का, एक्स्ट्रा लोगों के प्रतिनिधित्व का। ठीक है। जो विलेज लेवल पे सरपंच है, चेयरपर्सन कह लीजिए, जो चेयरमैन जो पर्सन है, जो सरपंच है, चेयरपर्सन है विलेज पंचायत के, उनका प्रतिनिधित्व होगा ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक पंचायत में। ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे वो वहां के सदस्य बनेंगे। और अगर किसी राज्य में ब्लॉक पंचायत नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन के जो पंचायत है, जिला परिषद जो है, उसके सदस्य बनेंगे। गांव के सरपंच सदस्य बन सकते हैं ब्लॉक पंचायत के, और अगर ब्लॉक पंचायत नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाएंगे। और जो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत है, उसकी जो चेयरपर्सन है, वो डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत के। इसके अलावा तमाम और लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है पंचायतों में। इसका लोकसभा के सदस्यों का और एमएलएस का, उस राज्य के एमएलएस का। तो इसमें विलेज पंचायत को छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायत में इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। लोग इंटरमीडिएट लेवल पे और जिला परिषद में वो प्रतिनिधित्व कर, वो मेंबर्स होंगे। और किस किस पंचायत के होंगे, जिस एरिया के वो सदस्य चुन के आए हैं। लेट्स से अगर वो एमपी हैं तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से या कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, उस एरिया के किसी पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एमएलए के लिए भी होगा, जो अगर वो किसी एरिया से चुन करके आए हैं, तो उस एरिया में जो पंचायत होगी इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके वो मेंबर हो सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, ये भी मेंबर हो सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल के पंचायत के। कौन सी पंचायत के? अगर जहां के वो वोटर हैं, जहां के वो वोटर हैं, उस एरिया के वो इंटरमीडिएट लेवल के पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल के केस में वो अगर जिस डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बन सकते हैं मेंबर्स पंचायत के। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बन सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे बन सकते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति विलेज लेवल पे नहीं बनेंगे, ना एमएलए ना एमपी। जितने भी मेंबर्स होंगे पंचायत में, कोई सी भी पंचायत हो, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, वो सब वोट कर सकते हैं जो भी मीटिंग होगी पंचायत की। ठीक है। अच्छा, चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होगा? देखिए, अगर जो विलेज लेवल का पंचायत है, उसमें चेयरपर्सन का चुनाव होगा, उसके लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है। जनरली ये जनता ही चुनती है, वहां के वोटर्स ही चुनते हैं, लेकिन हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत है, उसमें जनता नहीं चुनेगी, जो इलेक्टेड मेंबर्स चुन के आए हैं वही अपने में से चुनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आर्टिकल 243D। हर पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व होंगी। कितनी सीटें? इसके लिए एक अनुपात निकाला जाएगा, जितनी सीटें रिजर्व हैं डिवाइडेड बाय जो जितनी सीटें टोटल सीटें हैं। ठीक है। ये उस एरिया की पॉपुलेशन, पंचायत एरिया की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द SC/ST। किसी भी पंचायत में जितनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। ये जो रेशियो आया, वही सेम रेशियो होना चाहिए टोटल सीट का। मान लीजिए टोटल सीट डिवाइडेड बाय टोटल सीट्स रिजर्व फॉर SC/ST डिवाइडेड बाय टोटल सीट्स इन दैट पंचायत। ठीक है। ये रेशियो करीब करीब बराबर होना चाहिए। अगर किसी एरिया में 40% शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन है, तो 40% सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए मेंबर्स के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 10% है, तो 10% सीटें रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। उन सीटों पे उसी शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स ही
फाइट कर सकेंगे, कोई और नहीं फाइट कर सकेगा। अच्छा, ये सीटें अब जैसे मान लीजिए 40% सीटें रिजर्व है, तो एक बार को हमने डिफाइन कर दिया कि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि ये सीटें रिजर्व रहेंगी, ठीक है। अब अगली बार फिर वो सीटें छोड़ करके किसी दूसरी सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा। ये रोटेशन से चेंज होता रहेगा। ये नहीं है कि एक ही सीट बार बार रिजर्व रहेगी। एक बार आज रिजर्व है, अगली बार हो सकता है वो अनरिजर्व होगी, लेकिन टोटल संख्या रिजर्व सीटों की संख्या इलेक्शन में उतना रहे, वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। किसी सीट पे ये नहीं है कि ये ऑलवेज रिजर्व रहेगी। विमेन के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके में जो विमेन है, ठीक है, उसके लिए भी 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। और इसके अलावा टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी टोटल सीटों में भी 1/3 सीटें SC विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, इंक्लूडिंग SC ST, ठीक है। जितने भी SC ST के लिए सीटें रिजर्व हैं उसमें से 1/3 SC ST की विमेन के लिए, और जो टोटल सीटें हैं उसमें से 1/3 विमेन के लिए रिजर्व रहेंगे। अच्छा, आप रिजर्वेशन चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी कह लीजिए, उसके लिए भी रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। SC ST और विमेन के लिए चेयरपर्सन की सीट पर भी रिजर्वेशन रहेगा, और इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी कैसे रिजर्वेशन होगा। लेकिन रेशियो देखना होगा, जो भी SC ST का परसेंटेज है, पॉपुलेशन है SC ST डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो भी परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज सीटें चेयरपर्सन की रिजर्व रहनी चाहिए पंचायत लेवल पे। मान लीजिए टोटल 40% SC है, तो जितनी भी चेयरपर्सन की सीटें हैं उसमें से 40% सीटें SC के लिए रिजर्व रहेंगी, कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और 1/3 चेयरपर्सन की सीटें विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और जैसे उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि रोटेशन से बार बार सीटें चेंज होती रहेंगी। एक बार ये सीट रिजर्व थी, अगली बार कोई और सीट रिजर्व हो जाएगी, टोटल परसेंटेज उतना ही रहना चाहिए। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो इसके लिए कानून बनाए, ठीक है। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे? जो भी इलेक्टोरेट्स हैं उस विलेज के वो मेंबर्स होंगे। पंचायत के कौन होंगे, चाहे विलेज लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड व्यक्ति जो होंगे वो होंगे मेंबर्स। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 243E। क्या ड्यूरेशन होगा पंचायत का? पंचायत जो चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। 5 साल कहां से काउंट होगा? पहली मीटिंग की डेट से। 5 साल बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 5 साल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है, ठीक है। 5 साल से पहले भी पंचायत को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कानून बनाएगी। इलेक्शन कब कंप्लीट कराना होगा? 5 साल खत्म होने से पहले इसका इलेक्शन कंप्लीट करा लेना होगा। और अगर किसी वजह से खत्म हो गया है 5 साल, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 6, अगर वो डिसॉल्व हो गई है किसी वजह से, डिसॉल्व करना पड़ गया, तो अगले 6 महीनों में करा लेना होगा, ठीक है। 5 साल खत्म होने वाला है, पूरा टेन्योर चलेगी अगर, तो 5 साल से खत्म होने से पहले करा लेना होगा। और अगर डिसॉल्व कर दिया गया है तो नेक्स्ट 6 मंथ में करा देना होगा। अच्छा, अगर कोई पंचायत डिसॉल्व कर दी जाती है तो जो नेक्स्ट पंचायत आती है वो बैलेंस पीरियड के लिए केवल होती है। अगर किसी पंचायत ने 2 साल काम किया केवल और डिसॉल्व कर दी गई, तो जो अब नई पंचायत आएगी वो केवल 3 साल काम करेगी, 5 साल नहीं करेगी। लेकिन अगर एक पंचायत डिसॉल्व की गई और अब 4.5 साल या उसके बाद डिसॉल्व की गई और केवल 6 महीने या उससे कम का पीरियड बचा है, तो फिर नई पंचायत उसके लिए नहीं चुनी जाएगी, ठीक है। बैलेंस पीरियड के लिए नहीं चुनी जाएगी। आर्टिकल 243F देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अगर कोई व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर में MLA MLC के चुनाव के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो यहाँ पे भी डिस्क्वालिफाइड है। या फिर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है इसके संबंध में कि ये लोग डिस्क्वालिफाइड होंगे, तो उस कानून के तहत वो डिस्क्वालिफाइड होंगे। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। MLA के लिए चुनाव के लिए 25 साल की एज है मिनिमम, यहाँ 21 की एज है, तो ये 25 साल का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उनको भी 21 से ऊपर वो अलाउड है पंचायत के लिए।
अच्छा, कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो गया है, कोई मेंबर है पंचायत का वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है या नहीं हुआ है, ये सवाल अगर खड़ा होता है तो ये सवाल कौन डिसाइड करेगा? एक ऐसी अथॉरिटी डिसाइड करेगी जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, विधानसभा विधान परिषद बनाएगी, कानून बना करके एक अथॉरिटी बनाएगी और उसमें तरीका बताएगी कि इस तरीके से डिसाइड होगा और ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी, तो तभी उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। अच्छा, आर्टिकल 243G देख लेते हैं। जो क्या पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत की, ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक कानून बना करके कि ये हमारे स्टेट में पावर्स, ये पावर्स होंगी पंचायतों की, ये अथॉरिटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके हिसाब से पंचायतों को काम करना होगा। अब कैसे कैसे पावर्स दी जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, इसमें कुछ कंडीशंस उनको एडहियर करना पड़ेगा। किस संबंध में? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 243H, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में एक कानून बनाएगी, इसलिए बनाएगी ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड फीस। तो पंचायतें अपने एरिया में कुछ टैक्सें लगा सकती हैं, उसको वसूली कर सकती हैं और उस टैक्सेस को खर्चा कर सकती हैं जो पैसा आया, और लेकिन इसके विषय में कितना होगा, प्रोसीजर क्या होगा, लिमिट्स क्या होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बना के तय करेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती है, ड्यूटीज कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है, उसमें से एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को दे देगी। इसके संबंध में भी कानून बनेगा और इसमें भी कानून में लिखा होगा किस पर्पस के लिए पंचायतें यूज करेंगी, क्या कंडीशन होगी और कितना लिमिट होगा यूज करने का। ठीक है। इसके अलावा जो कानून बनेगा उसमें पंचायतों को ग्रांट भी दिए जाने का प्रावधान होगा। कहां से दिया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम फंड्स वगैरह पंचायत के बनाने का भी प्रावधान होगा उस कानून में। उन फंड्स में जो पैसे जो कलेक्ट रिसीव किए जा रहे हैं पंचायतों द्वारा या पंचायत के बिहाफ पे, वो सब डाले जाएंगे और उस फंड से पैसे निकाले जाएंगे पंचायतों द्वारा। ठीक है, ये फंड्स भी बनाने का प्रावधान है। आर्टिकल 243I एक फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है 5-5 साल पे, तो उनकी पंचायतों की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए हर 5 साल पे गवर्नर एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे तो रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ठीक है, और उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए, किस मैटर्स पे रिकमेंडेशंस देने के लिए, रिव्यू करने के बाद किन प्रिंसिपल्स पे स्टेट और पंचायत के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह कलेक्ट हुई हैं, वो किस बेसिस पे, किस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे कैसे अलग अलग लेवल की पंचायतों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कौन कौन टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस पंचायतों को दे दिए जाए, वो कलेक्ट करें और खर्च करें। ठीक है, और कितना ग्रांट दिया जाए पंचायतों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। इन 3 मुद्दों पे वो अपना रिकमेंडेशन देंगी पंचायतों की कंडीशन रिव्यू करने के बाद। इसके अलावा और भी कुछ अपना रिकमेंडेशन देंगी उनकी पंचायतों की फाइनेंशियल कंडीशंस का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और इसके अलावा वो कुछ और मैटर अगर गवर्नर ने इनको दिया है कि इसके विषय में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, तो उसके विषय में भी वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। फाइनेंस कमीशन। इलेक्शन कैसे होता है पंचायतों का? आर्टिकल 243 के है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, वो चुनाव कराता है पंचायतों का। जो सेंट्रल पे इलेक्शन कमीशन है वो नहीं कराता। उसका काम क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन का? सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। क्या चीज के लिए? जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, चुनाव के लिए जो मतदाता सूची है उसका सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, और इसके अलावा चुनाव करवाना। मतदाता सूची का पूरा काम और चुनाव कराने का पूरा काम। गवर्नर का काम है कि वो चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराएं ताकि वो चुनाव करा सके।
और राज्य चुनाव आयोग में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो गवर्नर द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी सबकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होती है, ये गवर्नर डिसाइड करते हैं कि सब कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी, लेकिन ये जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसको ओवरराइड नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको अगर हटाना है तो उनको उसी तरीके से हटाया जाएगा और उसी ग्राउंड्स पे हटाया जाएगा जैसा कि एक हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। अगर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया है तो उसके बाद उनकी जो सैलरी है, जो उनके एनरोलमेंट्स हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस है, वो घटाई नहीं जाएंगी, उनके नुकसान के लिए नहीं घटाई नहीं जा सकती हैं, वो या तो बढ़ाई जाएंगी या उतनी ही रहेंगी। अच्छा, इलेक्शन से संबंधित जो भी मैटर्स है इसके संबंध में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, उसके तहत ही सारे इलेक्शंस होंगे। अब आइए कुछ मिसलिनियस मैटर्स देख लेते हैं पंचायत से संबंधित में। आर्टिकल 243 जे है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा कैसे पंचायतें अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगी और कैसे वो ऑडिट कराएंगे। एप्लीकेशन टू यूनियन, आर्टिकल 243L, जो ये तमाम आर्टिकल्स हैं 243 से लेकर के 243O, पंचायत से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू हैं, केवल स्टेट पे नहीं लागू है। ठीक है, हम लोगों ने अभी स्टेट कहा लेकिन लागू वो यूनियन टेरिटरीज पे है। कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां पे ये पंचायत वाला प्रावधान लागू नहीं होता है, वो आर्टिकल 243M में दिया हुआ है, कुछ एरियाज को छूट दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी एरिया है, ये है शेड्यूल्ड एरियाज रेफर टू इन क्लास 1। ये आर्टिकल 244 में कुछ शेड्यूल्ड एरिया डिफाइंड है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में, ये पूरे राज्य में, तीनों राज्यों में ये पंचायत वाला कानून प्रोविजंस लागू नहीं है। मणिपुर के कुछ हिल एरियाज हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ठीक है, वहां पे वो लागू नहीं है। और जो पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द हिल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, वहां भी ये लागू नहीं है। एक लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 243O, बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो कोई भी कानून है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंटवारे का कैसे कैसे बांटा गया है और जो सीटें अलॉट की गई हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन टू एनी पंचायत कैन बी, कोई भी अगर पंचायत का इलेक्शन हुआ है तो उसको चैलेंज करना है कि सही हुआ है गलत हुआ है, तो एक अथॉरिटी होगी और उसमें प्रेस्क्राइब तरीका दिया होगा, उसी अथॉरिटी के पास ही जाएगा वो पिटीशन और उस प्रेस्क्राइब तरीके से ही करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।